अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज का जो लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे डिफ्यूजन। लेकिन ये डिफ्यूजन प्रीवियस जो हमने डिस्कस किया हुआ है थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है वो हमने देखना है। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि डिफ्यूजन का ये जो प्रोसेस है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने डिफ्यूजन की बात करनी है। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि डिफ्यूजन का प्रोसेस है क्या। देखें, एक बात मैंने ये भी कही थी कि ये डिफ्यूजन जो हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं ये थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक जो कि हमने डिस्कस पहले किया था। पहले हमने बात की थी डिफ्यूजन इन गैसेस और अब हम बात कर रहे हैं डिफ्यूजन इन लिक्विड। तो डिफ्यूजन इन लिक्विड के अंदर अगर हम बात करें, डिफ्यूजन की जो डेफिनेशन है वो दोनों के लिए सेम है। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे हम बात करते हैं लेट्स सपोज लिक्विड की, तो लिक्विड इन डिफ्यूजन किस तरीके से डिफाइन होगी कि किसी एक सब्सटेंस का हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करना बिकॉज ऑफ इट्स रैंडम मोशन एंड कोलिजन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, क्या होगा भाई, हम ये बात कहते हैं कि किसी भी जो है एक सब्सटेंस का फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करना बिकॉज ऑफ इट्स रैंडम मोशन एंड कोलिजन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। यहां लिख लेते हैं the process in which a substance move from higher concentration to lower concentration due to its random motion and collision। ठीक है, इसको हम कहते हैं, ये है डिफ्यूजन का प्रोसेस है। अब इस डिफ्यूजन के प्रोसेस को फर्दर डिटेल में जाने से पहले और लिक्विड में समझाने से पहले एक जल्दी से डायग्राम दिखा देता हूं। टोटली क्लियर हो जाएगा कि हम इस वक्त क्या कह रहे हैं, इसमें डेफिनेशन के अंदर क्या कह रहे हैं और लिक्विड में डिफ्यूजन का प्रोसेस कैसे होता है। जल्दी से एक दफा डायग्राम देख लेते हैं और फिर हम आएंगे टुवर्ड्स मोर एक्सप्लेनेशन और फिर हम डिफरेंट जो हमारे पैरामीटर्स हैं, जो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं डिफ्यूजन पे, वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो जी स्टूडेंट, आप देख रहे हैं अपने इस वक्त स्क्रीन पे कि एक ग्लास में पानी मौजूद है और उसमें एक ब्लू कलर का इंक ड्रॉप, यानी मोर देन वन ड्रॉप जो है ब्लू कलर का वो डाल दिया गया है। और आप देख रहे हैं कि जो हाई कंसंट्रेशन है ब्लू कलर की, उससे लो कंसंट्रेशन की तरफ को कलर मूव कर रहा है। और आप देखेंगे कि कुछ देर आप जो है इस ग्लास को रखेंगे एज इट इज जैसे ये है, तो आप देखेंगे कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस, यानी डिफ्यूजन के प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो पूरा पानी जो कि पहले कलरलेस था अब वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है डिफ्यूजन का प्रोसेस, यानी कि जो कलर है ब्लू कलर है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ को आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है और पूरे पानी को वो पहले कलरलेस से अब वो ब्लू कलर में कन्वर्ट कर रहा है। तो जब ये डिफ्यूजन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि जो हमारा सिस्टम है, जैसे कि हमने भी देखा था कि ग्लास में पानी है उसमें हमने कलर डाल दिया, तो कंप्लीट डिफ्यूजन का प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तो एक होमोजेनस टाइप ऑफ मिक्सचर डेवलप होगा, जैसे कलर ओवरऑल सेम रहेगा। जैसे हमने कलर की बात की थी कि हम कलर ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, अब किन फैक्टर्स पे डिफ्यूजन प्रोसेस डिपेंड करता है? सबसे पहले जो हमारे पास डिफ्यूजन का प्रोसेस जिस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कि लिक्विड जिसको हम जो है चाह रहे हैं डिफ्यूज करना, उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो कितनी स्ट्रांग या वीक है, उसको क्या इफेक्ट होगा डिफ्यूजन के प्रोसेस पे। तो सबसे पहला हमारा जो फैक्टर है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, देखिए जहां तक बात है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की, तो हम ये बात कहते हैं कि जितनी लिक्विड पार्टिकल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, ठीक है, उतना ही डिफ्यूजन रेट जो है वो कम होगा। और जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी उतना ही डिफ्यूजन रेट जो है वो ज्यादा होगा। इस तरह से क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, देखो अगर एक पार्टिकल यहाँ मौजूद है और वो चाहता है कि डिफ्यूज करे, डिफ्यूज तब करेगा जब वो मूव करेगा और रेंडमली मूव करेगा और स्पीडली मूव करेगा। अगर पीछे मौजूद मॉलिक्यूल जो है वो इस पार्टिकल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग रखता है, तो ये पार्टिकल इतनी इजीली मूव नहीं कर पाएगा, फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, और हम कहेंगे कि स्लो मोशन की वजह से डिफ्यूजन का प्रोसेस भी स्लो होगा। लेकिन अगर यही पिछला मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को
वीकर इंटरेक्शन करता है, उसके साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो जो पार्टिकल है इट कैन मूव अराउंड, इट कैन मूव फास्टली। जितना वो फास्ट मूव करेगा, जितनी ज्यादा वो मोशन शो करेगा, जितना रैंडम मोशन शो करेगा, जितना रैंडम कोलिजन करेगा, उतनी ही डिफ्यूजन रेट जो है वो हाई हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, लो और लेस विल बी द डिफ्यूजन रेट। ठीक है, ये हम मेंशन कर सकते हैं। तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन है इसके लिए वो ये है कि स्ट्रॉन्गर द intermolecular forces, lower will be rate of diffusion। ठीक है, जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, और जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। ये पहला फैक्टर है। सेकंड फैक्टर की जहां तक बात है, हम कहते हैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल। साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे हम बात करेंगे कि हमारे पास ये क्या है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर जो हमारे पास मॉलिक्यूलर साइज स्मॉलर है तो हम कहते हैं कि फिर स्मॉलर मॉलिक्यूलर साइज रखने होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ बहुत वीक होगी। और अगर जो हमारे पास साइज ऑफ मॉलिक्यूल लार्जर है तो हम ये बात कहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर होगी, क्योंकि हम ये पढ़कर आ चुके हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग इसलिए होती है कि हमने एक टर्म यूज की थी डायपोल की। ठीक है, पोलैरिटी की। ठीक है, हमने कहा था पोलराइजेबिलिटी, बल्कि स्पेशली हम ये टर्म भी यूज करते हैं पोलराइजेबिलिटी की भी। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी का मतलब होता है द एबिलिटी टू क्रिएट पोल्स, यानी पोल्स मतलब पोलैरिटी डेवलप करना। ठीक है, तो हम ये बात कह रहे हैं कि लार्जर साइज होगा तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, एबिलिटी टू क्रिएट पोल्स ज्यादा होगी। अगर स्मॉलर साइज होगा तो एबिलिटी टू क्रिएट पोल्स कम है, तो पोल्स भी नहीं बन पाएंगे, पोलैरिटी डेवलप नहीं हो पाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी वीक हो जाएगी। सो लार्ज साइज मॉलिक्यूल जो है हम कहते हैं वो डिफ्यूज स्लोअर करते हैं। ठीक है, और जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स हैं दे कैन डिफ्यूज एट ग्रेटर स्पीड। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं लार्जर द साइज ऑफ मॉलिक्यूल मोर विल बी रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, जितना हमारे पास आप कह लें कि मॉलिक्यूलर साइज लार्जर होगा उतनी ही जो है आसानी से और जल्दी से जो सब्सटेंस है वो डिफ्यूज कर पाएगा। जितना स्मॉलर साइज ऑफ मॉलिक्यूल होगा उतनी ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी और उतना ही हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट था। जहां तक थर्ड पॉइंट की बात है तो हम कहते हैं शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। शेप ऑफ मॉलिक्यूल भी बहुत मैटर करती है, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए, जहां तक बात है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स की, तो अगर हमारे पास मॉलिक्यूल जो है उसका उसकी जो शेप है वो रेगुलर होगी। रेगुलर से क्या मुराद है वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ठीक है, तो हम ये बात कहते हैं कि जो हमारे पास आप कह रहे हैं कि कंपाउंड है वो फास्टर मूव करेगा, फास्टर जो है डिफ्यूज करेगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर शेप जो है वो इरेगुलर होगी तो फिर हम कहते हैं कि वो इतना जो है वो फास्ट मूव नहीं कर पाएगा। देखो रीजन क्या है रेगुलर शेप की। ठीक है, रेगुलर शेप के मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूज ज्यादा करने की रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो रेगुलर शेप के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्लिप कर जाते हैं दूसरे के ऊपर। जस्ट लाइक कि हमारे पास जो है जैसे PF3 है, इसकी भी रेगुलर शेप है। अगर आप इस पे गौर करें तो ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप जो है वो कैरी करता है। तो जब भी हमारे पास क्या होगा कि रेगुलर शेप के मॉलिक्यूल्स होंगे दे कैन स्लिप ओवर ईच अदर। ठीक है, सरफेस पे स्लिप कर सकेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हायर हो जाएगा। अगर इरेगुलर शेप होगी तो हम कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, दैट विल बी लो। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं if the shape of molecule is regular, then the rate of diffusion will be high, and vice versa हम कहेंगे कि अगर हमारे पास क्या होगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इरेगुलर शेप होती है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जी, तो लास्ट वन हमारे पास पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे पास टेम्परेचर। देखिए, जहां तक बात है टेम्परेचर की तो हम कहते हैं ग्रेटर द टेम्परेचर मोर विल बी रेट ऑफ डिफ्यूजन, लेस द टेम्परेचर लेस विल बी रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो हम ये कह सकते हैं कि
टेम्परेचर के रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जितना हमारे पास टेम्परेचर हायर होगा उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, जितना टेम्परेचर कम होगा उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। तो ये दोनों चीजें आपस में डायरेक्ट रिलेटेड हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन के साथ हैं। ये हमारे पास लास्ट पॉइंट था जो कि हम कहते हैं कि इफेक्ट करता है, ये फैक्टर इफेक्ट करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन पे। तो होप सो कि आपने डिफ्यूजन का प्रोसेस पढ़ा, समझ आ चुकी होगी, तमाम के तमाम जितने भी फैक्टर्स थे वो भी समझ आ चुके होंगे। उम्मीद है कि ये लेक्चर जो है आपको आसान लगा होगा। जो पॉइंट भी डिफिकल्ट लगा आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बता दूंगा। अपना ख्याल रखें, मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।